हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं अशोक कुमावत स्वागत करता हूं आपका एबीवाई के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और अपन राजस्थान ज्योग्राफी की चर्चा कर रहे थे। राजस्थान ज्योग्राफी की चर्चा में अपन राजस्थान के जलवायु तक पहुंच गए हैं और आज चर्चा करते हैं राजस्थान की जलवायु को लेकर के। राजस्थान की जलवायु, तो सबसे पहले तो जब अपन जलवायु पढ़ रहे हैं तो जलवायु की ही चर्चा कर लेते कि जलवायु से क्या तात्पर्य है। अपन सबसे पहले देखें, जलवायु को पढ़ने की कोशिश करें तो जलवायु को देखने के लिए अपन देखते हैं अपने आसपास में पाया जाता है क्या, वायुमंडल। ये है अपने आसपास का वायुमंडल। इस वायुमंडल में ये क्या है, वायुमंडल। इस वायुमंडल में विद्यमान, इस वायुमंडल में विद्यमान कुछ घटक होते हैं। क्या होते हैं? घटक। इस वायुमंडल में क्या होते हैं? घटक। और घटक कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे होता है तापमान, नंबर 2 पे है वायुदाब, नंबर 3 पे अपन लिखें तो वर्षा, आगे लिखें तो धूल धुआं कण, धूल धुआं के कण। अब देखते हैं जलवायु क्या है। जलवायु है वायुमंडल में विद्यमान इन घटकों की, घटक क्या क्या है? तापमान, वायुदाब, वर्षा, धूल धुआं, और आगे और भी लिखना चाहें तो आर्द्रता। इन घटकों की उपस्थिति, इन घटकों की उपस्थिति क्या कहलाती है? ये मौसम और जलवायु ऋतु कहलाएंगी। बात समझ में आई? अगर इसको अपन परिभाषा के तौर पे देखें तो वायुमंडल में विद्यमान तापमान, आर्द्रता, जलवायु, धूल धुआं कणों की उपस्थिति क्या कहलाती है? जलवायु। अब ये उपस्थिति कितने समय के लिए है, इस आधार पर इसको देखें तो इस आधार पर अपन इनको 3 भागों में देखते हैं। नंबर 1 ऋतु, नंबर 2 मौसम, नंबर 3 जलवायु। ठीक है। अभी अपन ने बात की वायुमंडल में विद्यमान घटक, वायुमंडल में विद्यमान घटक, और घटक कौन कौन से थे? नंबर 1 पे अपन ने बात की तापमान, वायुदाब, वर्षा, धूल धुआं के कण, आगे बात की आर्द्रता की। और इनकी उपस्थिति क्या कहला रही थी? मौसम, जलवायु और ऋतु। अब इनकी उपस्थिति कितने समय तक है, इस समय को लेकर के काउंट करते हैं अपन, समय को लेकर के। यदि इन घटकों की उपस्थिति बहुत छोटे समय तक है तो अपन उसको मौसम कहेंगे। और छोटे समय का तात्पर्य आप 1 दिन से लगभग 3 से 6 माह तक आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब देखते हैं, 1 दिन में यदि इन घटकों की उपस्थिति बदले तो क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। 1 दिन में 1 बार बदले तो भी मौसम कहेंगे। 1 दिन में 3 बार, 5 बार, 7 बार बदले तो भी मौसम कहेंगे। या कंटिन्यू 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 3 महीने, 6 महीने तक अगर बदलती है परिस्थिति तो क्या कहते हैं? मौसम। 6 महीने से यदि ज्यादा इन घटकों की अवस्थिति बदलती है तो क्या कहलाता है? ऋतु। अपन लिख लेते हैं लगभग 3 से 6 माह के बीच यदि इनकी उपस्थिति रहती है तो अपन क्या कहते हैं? ऋतु। बहुत छोटे समय के लिए है मौसम, लगभग 3-5 महीने के लिए है ऋतु। और अगर इन घटकों की उपस्थिति लंबे समय तक, और इस जलवायु में लंबे समय का तात्पर्य है लगभग 30 से 32 वर्ष तक। अब आइए बात समझ में, जलवायु का तात्पर्य क्या है? जलवायु का तात्पर्य है वायुमंडल में विद्यमान ये जो तत्व हैं, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब,
धूल धुआं के कण, इनकी उपस्थिति क्या कहलाती है? बहुत छोटे समय तक है, मौसम कहलाएगी। 2-5 महीने के लिए है, ऋतु कहलाएगी। अगर यही परिस्थिति बनी रहे कितने सालों तक? 30-32 सालों तक, तो क्या कहलाएगी? जलवायु। अपन देखते हैं कि एक गाना आता है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। इसका मतलब उस गाने लिखने वाले को यह बात बहुत अच्छी से पता है कि मौसम बहुत जल्दी बदलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सबसे जल्दी क्या बदलता है? मौसम। थोड़े लंबे समय, और थोड़े लंबे का मतलब 3 से 6 माह में क्या बदलती हैं? ऋतुएं। बहुत लंबे समय तक अगर उपस्थिति रही तो क्या होगी? जलवायु। तो अपने पास परिभाषा आ गई, वायुमंडल में विद्यमान तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, धूल धुआं, इन कणों की उपस्थिति क्या कहलाती है? ऋतु, मौसम, जलवायु। समय को लेकर के बहुत छोटे समय रही है तो मौसम कहलाएगी, 3-5 महीने रही है तो ऋतु कहलाएगी, और लंबे समय तक रही है तो जलवायु कहलाएगी। अपना टॉपिक हुआ जलवायु क्या है। जलवायु क्या हुई? इन घटकों की उपस्थिति। अब आगे चलते हैं जलवायु को लेकर के। अपन देख रहे हैं जलवायु। अब जलवायु को समझने के लिए 2 चीजें और देखते हैं। एक नंबर तापमान, और नंबर 2 पे वायुदाब। वायु दाब। तापमान और वायुदाब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जहां तापमान ज्यादा पाया जाएगा वहां वायुदाब कम पाया जाएगा। बात समझ में आ गई? जहां तापमान कम पाया जाएगा वहां वायुदाब ज्यादा पाया जाएगा। अब ज्यादा कम पाया क्यों जाता है इसको अपन देख लेते हैं। अपन देखें, ये कोई धरातलीय भाग है और इस धरातलीय भाग पे कोई वायु है। धरातलीय भाग पे क्या है? वायु। अगर यहां तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा होगी तो वायु के कण गर्म होंगे, गर्म होकर के क्या होंगे? ऊपर उठेंगे। क्या होंगे? ऊपर उठेंगे। अब जब ये वायु के कण ऊपर उठ रहे हैं तो यहां इन वायु के कणों की संख्या क्या हो जाएगी? कम। अगर इन वायु के कणों की संख्या कम होगी तो इसका मतलब वायुदाब क्या रहेगा? कम। तापमान ज्यादा है, वायु के कण गर्म होंगे, गर्म होकर के ऊपर उठेंगे तो वायु के कणों की संख्या क्या हो जाएगी? कम। और वायु के कणों की संख्या कम होने का मतलब वायुदाब कम रहेगा। बात समझ में आ गई? तापमान ज्यादा, वायुदाब कम, वायुदाब ज्यादा, तापमान कम। ठीक है, ये दोनों आपस में विभिन्न होते हैं। आगे चलते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। और अपन जलवायु पढ़ रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में देखें तो नंबर 1 पे अपन लिखना चाहें, नंबर 1 अक्षांशीय स्थिति। नंबर 1 क्या है? अक्षांशीय स्थिति। और अक्षांशीय स्थिति का जलवायु से तात्पर्य सूर्य की किरणों का कोण। क्या है? सूर्य की किरणों का कोण। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति का मतलब क्या है? सूर्य की किरणों का कोण। नंबर 2 समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई। नंबर 2 पे क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। नंबर 3 समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी। नंबर 4 पे है
अरावली की स्थिति। और पांचवे पे है धरातल का स्वरूप। धरातल का स्वरूप। धरातल के स्वरूप के बाद में देखें तो इसकी प्रकृति भी इसके साथ ही देख सकते हैं। प्रकृति, ठीक है, बात समझ में आ गई। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखें। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 1 अक्षांशीय स्थिति, नंबर 2 समुद्र तट से दूरी, नंबर 3 समुद्र तट से ऊंचाई, नंबर 4 अरावली की स्थिति और नंबर 5 धरातल की प्रकृति या स्थिति। अब इनको एक एक को अपन चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 अपन ने लिखा अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय और अक्षांशीय स्थिति से अपन ने क्या समझा था? सूर्य की किरणों का कोण। सूर्य की किरणों का कोण, इसे सूर्य की किरणों का कोण को अपन अब आगे समझते हैं। नंबर 1 अपन बात करते हैं पर ये है अपने पास अपनी पृथ्वी, और अपनी इस पृथ्वी को विभाजित करें तो ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री तो अपन भूमध्य रेखा कह रहे हैं। ये है 23.5 डिग्री तो अपन कर्क रेखा कह रहे हैं। तो अपन मान ले 45 डिग्री पे विभाजित करते हैं। ये 66.5 डिग्री तो अपन आर्कटिक वृत्त कह रहे हैं। ये है 90 डिग्री जिसको अपन उत्तरी ध्रुव कहते हैं। सेम ऐसे ही नीचे 23.5 डिग्री तो अपन यहां से विभाजित करें। साढ़े 45 डिग्री पे 40 डिग्री पे तो विभाजित करें 66.5 डिग्री पे, और ये है 0 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ये है दक्षिणी ध्रुव, कौन सा वाला? दक्षिणी वाला। ये है उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर वाला। अब इससे क्या तात्पर्य ये देखना। ये है अपने सूर्य की स्थिति, सूर्य की स्थिति। ये है अपना सूर्य। यहां से सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, और जैसे जैसे अपन क्रम से उत्तर और क्रम से दक्षिण में जा रहे हैं तो इनकी किरणों का तिरछापन बढ़ता जा रहा है। अब इससे अपने को तात्पर्य क्या है? इससे अपने को तात्पर्य यह है कि राजस्थान की स्थिति कहां है इस मैप में? इस मैप में अपना राजस्थान, यहां अपना राजस्थान है। राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजर रही है, ठीक है। इसका मतलब राजस्थान अक्षांशों की दृष्टि से देखें तो 2 अक्षांशों के मध्य स्थित हो गया। 2 अक्षांशों का तात्पर्य मैं कहूं तो इस 0 डिग्री से ऊपर 23, 23.5 तक, और कंटिन्यू दक्षिण में 23.5 तक, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। 23.5 से 66.5 वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं अपन उपोष्ण शीतोष्ण। अगर इसको 45 डिग्री पे विभाजित करें फिर इसको लिखें तो 23.5 से 45 तक को कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध। 45 से 66.5 के बीच को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। 66.5 से 90 के बीच को क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। सेम प्रोसेस नीचे 0 से 23.5 वाला क्या?
उष्ण, 23.5 से 45 के बीच में क्या, उपोष्ण, 45.5 से 66.5 वाला क्या, शीतोष्ण, और 66.5 से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में क्या, शीत कटिबंध। इससे अपने को दो बातें पता चली। अगर अपन राजस्थान की स्थिति देखें, राजस्थान अक्षांशीय स्थिति से कितने कटिबंधों में आ गया, एक तो सर आ गया उष्ण में और दूसरा आ गया उपोष्ण में, क्योंकि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है ये उष्ण कटिबंध में है, ऊपर वाला भाग उपोष्ण कटिबंध में है। तो अपने पास यहां बात निकल करके आई अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान की स्थिति को लेकर के। राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से कितने कटिबंधों में स्थापित हो गया, दो कटिबंधों में। नंबर एक उष्ण कटिबंध में, और उष्ण कटिबंध में भी कौन सा वाला भाग, दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग जिसको अपन कह रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नंबर दो बात करें उपोष्ण पे, उपोष्ण कटिबंध में कौन सा, कंप्लीट राजस्थान छोड़ करके डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे। अपन ने कहा यदि सूर्य की किरणें जिन क्षेत्रों में सीधी पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें जिन क्षेत्रों पे सीधी पड़ रही हैं वो क्या है, गर्म। ये लो अपनी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। जैसे जैसे इस भूमध्य रेखा से उत्तर और क्रम से अपन दक्षिण में जा रहे हैं, क्या हो रहा है, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जा रहा है, और राजस्थान लगभग लगभग अपने स्थित कहां है, यहां। यहां अपन आमतौर से लिख लें 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। अब 0 डिग्री से इस 90 को अपन 3 भागों में बांटें, तो इसको अपन कह सकते हैं निम्न क्षेत्र, इसको अपन कह सकते हैं मध्य क्षेत्र, और यह है उच्च क्षेत्र। राजस्थान प्रॉपर वे से, हालांकि निम्न में तो नहीं है इनका, डूंगरपुर क्षेत्र बांसवाड़ा क्षेत्र नीचे है, पर लगभग अपन कह देते हैं कि निम्न क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, राजस्थान कहां स्थित है, निम्न क्षेत्रों में। निम्न क्षेत्रों का तात्पर्य सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही हैं, लगभग सीधी पड़ रही है, हालांकि प्रॉपर सीधी तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर पड़ रही है, पर अपन कहें कि लगभग सीधी पड़ रही है। अब लगभग सीधी पड़ने का तात्पर्य तापमान कैसा है, सूर्य की किरणें सीधी, सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही हैं, लगभग सीधी, लगभग सीधी पड़ रही हैं। और लगभग सीधी पड़ने का तात्पर्य तापमान कैसा रहेगा, अधिक, तापमान कैसा रहेगा, ज्यादा। अब तापमान ज्यादा रहेगा इसका मतलब किस कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध, या मैं कहूं ताप कटिबंध में, ताप। अपने को एक बात पता चली कि सूर्य की किरणें जहां जहां सीधी पड़ती हैं वहां वहां तापमान ज्यादा पाया जाता है। अपन राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में बातें की, राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में राजस्थान किन अक्षांशों में है, निम्न अक्षांशों में। निम्न अक्षांशों के कारण राजस्थान में क्या हो रहा है, तापमान ज्यादा पाया जा रहा है। तापमान ज्यादा पाया क्यों जा रहा है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। सीधी पड़ने के कारण कटिबंध कौन सा हो गया, उष्ण कटिबंध। बाकी दक्षिणी डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़ दे, बाकी कौन से में पाया जा रहा है, उपोष्ण कटिबंध में। ठीक है, बात एक स्थिति। अब अपन कहें कि क्या केवल अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करती है, नहीं। केवल अक्षांशीय स्थिति कैसे प्रभावित नहीं करती, आप देख सकते हैं अपन बात करें भारत में, राजस्थान पाया जा रहा है ये वाला पार्ट, राजस्थान कहां है, ये राजस्थान लो।
और राजस्थान किस कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध में। ठीक है, राजस्थान के सेम अक्षांशों में उत्तरी पूर्वी भारत के भी राज्य हैं। क्या है? उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य भी राजस्थान के सेम अक्षांशों में। क्या ये उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य राजस्थान जैसी स्थिति रखते हैं? क्या नहीं रखते। ये उष्ण कटिबंध में है, ये उष्ण में नहीं है। इसका मतलब केवल अक्षांशीय स्थिति जलवायु को प्रभावित नहीं करती, पर अक्षांशीय स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है। अक्षांशीय स्थिति के अलावा भी और जलवायु के कारक हैं प्रभावित करने वाले, अपन देख रहे थे। ठीक है, तो बात समझ में आएगी। केवल अक्षांशीय स्थिति प्रभावित नहीं करती, अक्षांशीय स्थिति के अलावा भी और कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसका अपने एग्जांपल देखा। राजस्थान जिन अक्षांशों में स्थित है, भारत के अन्य राज्य भी इन अक्षांशों में स्थित है, लेकिन जलवायु दोनों की अलग अलग पाई जा रही है। अपन बात करें उत्तरी पूर्वी भारत की, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सेम अक्षांशों में, लेकिन वहां की जलवायु राजस्थान जैसी नहीं पाई जा रही। इसके अलावा दूसरा कारण इफेक्ट करता है। अब इसी की बात देखें, सूर्य की किरणों का लगभग देखें अपन कि मार्च में सूर्य की किरणें सीधी कहां चमकती हैं? 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर। मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून। जून में कहां जाती हैं? 0 कर्क रेखा पर। जून में कहां जाती है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर। तारीख भी लिखना चाहें तो भले लिख सकते हैं, 21 मार्च और 21 जून। 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहां चमक रही हैं? 0 डिग्री पर। ठीक है, 30 जून को कहां चमक रही हैं? कर्क रेखा पर। 3 महीने ऊपर जाना, 3 महीने वापस नीचे आना। मार्च, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर में वापस कहां आ जाएंगी? 0 डिग्री पर। बात करें सितंबर भी कितनी? 23 सितंबर पर। 23 सितंबर पर वापस सूर्य की किरणें कहां? 0 डिग्री वापस। उसके बाद में सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में वापस कहां? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये यहां तक आई, इसके बाद वापस नीचे आई। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वापस दिसंबर में कहा गई? ये नीचे की तरफ। तारीख 22 दिसंबर। ठीक है, इसका मतलब 6 महीने सूर्य की किरणें उत्तरायण रहती हैं और 6 महीने सूर्य की किरणें दक्षिणायन रहती हैं। इसको लिख लेते हैं, 6 माह सूर्य, अगले पेज पे लिख लेते हैं, 6 माह सूर्य क्या रहता है? उत्तरायण। और 6 माह सूर्य क्या रहता है? दक्षिणायन। ठीक है, सूर्य उत्तरायण कैसे गया, दक्षिणायन कैसे गया? ये था 21 मार्च। 21 मार्च को कहां चमकी? 0 डिग्री पर। मार्च के बाद में ऊपर गया कितने तारीख तक? 21 जून तक। जून के बाद में वापस आएगा। 3 महीने कब होंगे? 3 महीने, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 23 सितंबर को 6 महीने हो गए पूरे। 6 महीने के बाद में, सितंबर के बाद में दिसंबर आएगा। दिसंबर पे कहाँ आ जाएगा? वापस यहाँ। कितने दिसंबर को? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर के बाद में वापस 3 महीने, वापस 21 मार्च। इसका मतलब 6 महीने सूर्य उत्तरायण है और 6 महीने सूर्य दक्षिणायन है। लगभग अपन कहें कि फिर भी अपन देख रहे हैं, भले ही कितना भी सूर्य उत्तरायण जा रहा है, कितना भी दक्षिणायन जा रहा है, लेकिन स्थिति इन्हीं के मध्य बनी हुई है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 23 डिग्री उत्तर की ओर, 23 डिग्री नीचे की ओर। इसीलिए अपन ने लिखा है कि लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें 23 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य लगभग सीधी पड़ती हैं। और इसीलिए इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले सभी क्षेत्र कैसे पाए जा रहे हैं? उष्ण कटिबंध प्रकार के। तो पहली बात समझ में आ गई, सूर्य की किरणों का तिरछापन को लेके कहें या सूर्य की किरणों का
कोण को लेकर के कहें तो ये कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 2 पे अपन बात करें, नंबर 2 समुद्र तल से ऊंचाई। नंबर 2 पे देखें तो क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई। अब समुद्र तल से ऊंचाई को अपन देखते हैं तो समुद्र तल से ऊंचाई को अपन देखें, एक बार मैप में ही देख लेते हैं। ये है भारत का मैप, और भारत के मैप में अपन देखें, ये है अपना राजस्थान। ये रहा अपना राजस्थान, और ये अपना समुद्र। समुद्र तल की बात करें तो राजस्थान समुद्र तल से लगभग ऊपर है। और इस समुद्र तल की बात अपन देख कैसे सकते हैं, अपन देखते हैं एक छोटे से डायग्राम से। जो जितना समुद्र तल के पास पाया जा रहा है और एक भाग समुद्र तल से ऊंचे पाया जा रहा है, तो अपन ये है अपना धरातल। धरातल, और धरातल के संबंध में अपन ऊंचाई में कहते हैं कि धरातल से प्रत्येक 165 मीटर पर, प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है, गिरावट। ठीक है, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। यही लिख लेते हैं, ये अपना धरातल, और धरातल से प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट। या इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूं, 1 किलोमीटर पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। दोनों एक ही बातें हैं। अब देखते हैं, एक भाग धरातल के पास स्थित है और दूसरा भाग धरातल के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, इसका सटीक एग्जाम्पल है राजस्थान का माउंट आबू सिरोही को लेकर के। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान लगभग मान के चले 61.11% तो पश्चिमी रेतीला मैदान वाला और 23% पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला। तो मैं कह सकता हूं कि लगभग 85% राजस्थान मैदानी क्षेत्र है। बात सही है, लगभग 85% राजस्थान कैसा है, मैदानी क्षेत्र है। बचा कितना, 15% 15% की बात करें तो यह पाया जा रहा है बाकी पठारी प्रदेश और पर्वतीय प्रदेशों में। तो राजस्थान में सूर्य की किरणें सीधी पड़ी, ये बात ठीक थी। अब बात करें समुद्र तल से ऊंचाई की, ऊंचाई दोनों में कहूं तो मैं कहूं 85% क्षेत्रफल की ऊंचाई ज्यादा है नहीं। 85 के बाद में बचा 15% भाग, 15% भाग ऊंचा पाया जा रहा है। इसीलिए सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही, केवल वो वाला कारक प्रभावित कर रहा है। दूसरा कारक ऊंचाई को लेकर के प्रभावित करेगा। अब देखना, अपन बात करते हैं माउंट आबू सिरोही की। माउंट आबू सिरोही अपन मान के चले 1727, 1722 जो ऊंची चोटियां पाई जा रही हैं, वहां तापमान इन मैदानी प्रदेशों की तुलना में कम क्यों है? कम होने का कारण आप एक बार आइडिया लगा लो कि अरावली की औसत ऊंचाई कितनी, 930 मीटर। कितनी मीटर? 930 मीटर। और अपन ने अभी देखा कि लगभग 165 मीटर पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा था, 1 डिग्री सेल्सियस। या मैंने दूसरे शब्दों में कहा कि 1 किलोमीटर या 1000 मीटर पर कितना कम हुआ, 6.5 डिग्री सेल्सियस। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी, 930 मीटर। अब ये मान के चलो आप कि लगभग 6, 7, 8 डिग्री के आसपास तो यहां कम हो जाएगा। ठीक है, 6 डिग्री कम हो गया। इसका मतलब राजस्थान के बाकी क्षेत्रों में जितना तापमान पाया जा रहा है उन तापमान की तुलना में अगर देखें तो माउंट आबू में ये 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम पाया जा रहा है। ये तो प्रॉपरली मैंने बात की माउंट आबू सिरोही की। ये पूरी अरावली का भी यही क्षेत्र है। इसके बाद अपन देखिए पश्चिमी रेतीला मैदान,
पश्चिमी रेतीले मैदान लगभग लगभग समान सा पाया जा रहा है, तो वहां तापमान ज्यादा पाया जा रहा है। तो इन दोनों चीजों से अपने को दो बातें पता चली कि एक तो अक्षांशीय स्थिति की बात की। अक्षांशीय स्थिति का तात्पर्य अपन ने क्या देखा? अक्षांशीय स्थिति का तात्पर्य अपन ने देखा कि सूर्य की किरणें जहां जहां सीधी पड़ती हैं वहां वहां तापमान ज्यादा पाया जाता है। जैसे जैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन उत्तर और दक्षिण में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तापमान में क्या होगी? गिरावट होगी। लेकिन केवल एक ही कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, अक्षांशीय स्थिति के अलावा और भी कारक हैं जो राजस्थान की स्थिति को प्रभावित करते हैं या जलवायु को प्रभावित करते हैं। दूसरा कारक अपन ने क्या देखा? समुद्र तट से ऊंचाई। समुद्र तट से ऊंचाई को अपन ने देखा, राजस्थान में माउंट आबू के संदर्भ में बातें की, राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदानों के संदर्भ में बातें की, और इसके अलावा और आगे देखना भी चाहें तो नंबर 3 समुद्र तट से दूरी पड़ी अब है तल से ऊंचाई। नंबर 3 पे समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचाई पड़ ली दूरी, ठीक है, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी, ठीक है। नंबर 1 पे क्या पढ़ा? अक्षांशीय स्थिति, मतलब अक्षांश का जो किरणों का कोण है वो। नंबर 2 पे क्या पढ़ा? समुद्र तल से दूरी। 2 पे ऊंचाई पढ़ी थी, नंबर 3 पे दूरी। अब दूरी को लेकर के अपन चले तो देखना एक बार भारत के मैप में देख लेते अपन। दूरी के संदर्भ में देखें, ये है अपना भारत, ये पाया जा रहा है यहां जलीय भाग। इस जलीय भाग को मैं कहूं महासागर। कौन सा जलीय भाग है? अरब सागर, अरब सागर। और अरब सागर का मतलब अपन इन दो क्षेत्रों को लिखें तो मैं एक बार राजस्थान का, भारत का दक्षिणी भाग यहां बना देता हूं। ये अपना भारत का दक्षिणी भाग, ये पाया जा रहा है अरब सागर, और ये है अपने बंगाल की खाड़ी, बंगाल की ये जल क्षेत्र है, और ये है स्थल। अब अपन बात करते हैं जल क्षेत्रों में जब जब तापमान गिरता है तो जल क्षेत्रों में तापमान को देख करके समानता क्या रहती है कि जल क्षेत्र केवल ऊपर ऊपर का गर्म हो रहा है, बहुत पूरा गर्म नहीं हो रहा। या मैं इसको दूसरे शब्द में कहूं तो केवल सागरीय भाग किस प्रकार का पाया जाता है? सागरीय भाग ज्यादा गर्म नहीं पाया जाता। कैसा पाया जाता है? सम पाया जाता है। कैसी जलवायु? सम, सम जलवायु। तो यहां ना तो ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा। अब देखें ये तटवर्ती भाग, इन तटवर्ती भागों में कैसी जलवायु पाई जाएगी? सम जलवायु पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां हवाएं कहां से आती हैं? अरब सागर से। अरब सागर की हवाएं कैसी हैं? सम है, ना तो ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडी है। तो इन क्षेत्रों में कैसा पाया जाएगा? सम। इन तटवर्ती क्षेत्रों से जैसे जैसे अपन दूर चलेंगे, जैसे जैसे दूर चलेंगे उन क्षेत्रों में या तो बहुत ज्यादा गर्म पाया जाएगा, यहां बहुत ज्यादा ठंडा पाया जाएगा। इन दोनों को कैसे पता चला सकते हैं कि ठंडा पाया जाएगा या गर्म पाया जाएगा? तो इसको पता चलाने का एक कारण यह है, ये अपना भारत और भारत का भी दक्षिणी पार्ट, ये अरब सागर, ये अपना मध्यवर्ती भारत, ठीक है, ये तटवर्ती भाग। ये हवाएं यहां तक अपना प्रभाव छोड़ रही हैं, लेकिन इसके बाद जाने पर या तो बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा।
या तो यहां जलवायु कैसी पाई जाएगी, बहुत ज्यादा गर्म पाई जाएगी या बहुत ज्यादा ठंडी पाई जाएगी। इसका मतलब इस तट से दूरी कहां तक प्रभावित कर रही है, इन क्षेत्रों पे कर रही है। अब इनके बाद जाने पे इनके अलावा और कारक जैसे मैं कहूं कि मैदान है, पर्वत है या पठार है, ये कारक प्रभावित करने लग जाएंगे। जैसे इन्होंने प्रभावित कहां तक किया, तट की दूरी ने बात की तटीय प्रदेशों तक। यहां पाई जा रही है सम जलवायु, सम जलवायु। सम जलवायु के बाद में अंदर वाले क्षेत्रों में गए तो जो क्षेत्र ऊंचाई वाले प्रदेशों में है वो क्या पाए जाएंगे, ज्यादा ठंडे। अंदर जाने पर जो भाग मैदानी प्रदेशों में वो क्या पाए जाएंगे, ज्यादा गर्म। राजस्थान अपने इसी का एग्जाम्पल है। राजस्थान तट से दूर है, तट से ऊंचा हालांकि है पर बहुत ज्यादा नहीं है। ऊंचा है तो कौन सा है, माउंट आबू सिरोही वाला, ठीक है। इसके बाद अपन देखें ऊंचाई को लेकर के और दूरी को लेकर के अपने एक एग्जांपल तो ये देख लिया कि मध्यवर्ती भारत, दूसरा एग्जांपल देख लिया दक्षिणी भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र, एक दूसरा देखा तटवर्ती क्षेत्र, ठीक है। यहां जो पाया जा रहा है तापांतर, अब तापांतर में मैं कहूं या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम। इसका एग्जांपल अपने को राजस्थान के जैसलमेर जिले में देखने को मिलता है, अपन देख लेते हैं। जैसलमेर में सर्वाधिक तापांतर है, सर्वाधिक तापांतर। तापांतर कैसे, दिन में आप देखेंगे सर्वाधिक तापमान और वहीं रात्रि के टाइम में ठंड बढ़ जाएगी, मतलब तापमान कम हो जाएगा, तापमान में गिरावट। इसका कारण क्या रहा, इसका कारण रहा यहां की जलवायु प्रवृत्ति देखें, या मैं कहूं यहां की मिट्टी की प्रकृति, मिट्टी की प्रकृति। रेतीली मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी जितनी ज्यादा जल्दी गर्म होएगी उतनी ज्यादा जल्दी ठंडी हो रही है। तो इसका मतलब मिट्टी की प्रकृति के कारण राजस्थान का जैसलमेर सबसे ज्यादा ठंडा और सबसे ज्यादा गर्म पाया जा रहा है। तापांतर केवल ये दैनिक तापांतर है। देखें अगर वार्षिक तापांतर की बात करें तो चूरू, वार्षिक तापांतर राजस्थान के चूरू जिले का। दैनिक तापांतर कहां पाया जा रहा है, जैसलमेर जिले का। जैसलमेर में बल्लू ये मिट्टी की प्रकृति कैसी है, रेतीली। रेतीली प्रकृति होने के कारण दिन में सबसे ज्यादा गर्म होगी, रात को उतनी स्पीड से ठंडी होगी, ठीक है। आगे अपन बात करें तीसरे कारक को लेकर के, तीसरे कारक को लेकर चर्चा करें तो तीसरा कारक अपने लिखा था अरावली की स्थिति। अरावली की अरावली की स्थिति जलवायु को कैसे प्रभावित कर रही है, अरावली की स्थिति जलवायु को प्रभावित कर रही है। अपन देखें अरावली की दिशा के संदर्भ में, अरावली की दिशा के संदर्भ में अरावली की दिशा क्या है, ये इसको क्या कहें, ये तो है दक्षिण और ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है, का मतलब अरावली की दिशा क्या हुई, अरावली की दिशा हुई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर।
अरावली की दिशा क्या हुई? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, इसको अपन एक बार देखते हैं। राजस्थान में मानसून आते हैं दो शाखा। नंबर एक शाखा आती है ये वाली, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, और नंबर दो शाखा आती है ये वाली। नंबर एक शाखा जो आ रही है इसको कहते हैं अपन अरब सागर की शाखा। क्या कहते हैं? अरब सागर की शाखा। नंबर जो दो आ रही है इसको क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा। और राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करेगी देखिए एक बार। अरावली की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और अरब सागर की शाखा किस दिशा से आ रही है? सेम अरावली के समांतर। बंगाल की खाड़ी की शाखा किस दिशा से आ रही है? अरावली के समकोण पर। और अब बारिश करने के लिए क्या चाहिए, अपन एक बार देखें तो बारिश करने के लिए चाहिए, ये कोई भी पर्वत है और इधर से आई हवाएं। ये हवाएं आर्द्र प्रवृत्ति की होंगी। आर्द्र प्रवृत्ति की हवाओं के लिए क्या चाहिए? बारिश के लिए अवरोध चाहिए, अवरोध। ठीक है, आर्द्र प्रकृति की हवा आई, अवरोध से टकराएंगी, टकरा करके ऊपर जाकर के फैलेंगी, फैल करके ठंडी होंगी, और ठंडी होने के बाद में क्या करेंगी? वर्षा करेंगी। बात समझ में आ गई? बारिश के लिए क्या चाहिए? बारिश के लिए पवनें आई हैं, और पवनें कैसी हैं? पवनें आई हैं और पवनी कैसी हैं? आर्द्र प्रवृत्ति की। आर्द्र प्रवृत्ति की हवाओं के लिए क्या चाहिए? अवरोध चाहिए। अवरोध मिलने के बाद में क्या होगी? टकराएंगी, टकरा करके ऊपर उठेंगी, ऊपर उठा के फैलेंगी, और ठंडी होकर के क्या होंगी? बारिश करेंगी। अब अपन बात कर रहे थे राजस्थान के संदर्भ में अरावली। अरावली की स्थिति क्या थी? ये वाली। और इस वाली को अपन ने क्या कहा था? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और मानसून भी कैसा था? सेम इसी प्रकार से। कौन सा था? अरब सागर का। अरब सागर का मानसून अरावली के क्या है? समांतर। अब आपने देखा कि पहली बात, हवा आई, हवा ने टकराव लिया, टकराव कहां लिया? किसी भी पर्वत पर ऊपर उठी, ऊपर ऊपर उठ करके ठंडी हुई, ठंडी होकर के क्या हुई? वापस बरसात के रूप में नीचे पानी आया। आगे जाएंगी, इस पर्वत को पार करेंगी, पार करने के बाद में नीचे उतरेंगी, नीचे उतरने के बाद में यहां हवाएं जो आर्द्र प्रवृत्ति की थी अब क्या होंगी? शुष्क प्रवृत्ति की। इसको अप्लाई कर लेते अपने अरावली पर्वतमाला पर। अरावली पर्वतमाला जब अरब सागर का मानसून आ रहा था तो अवरोध के रूप में केवल और केवल ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट दक्षिण पश्चिम, जिसको अपन माउंट आबू सिरोही में के रूप में देख रहे हैं। और अपन देखते भी है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां? माउंट आबू, माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा हो रही है। इसका कारण क्या रहा? इसका कारण रहा सर अरब सागर के, ये क्या पाया जाता है? अवरोध के रूप में। अरब सागर के अवरोध के रूप में पाए जाने के कारण यहां क्या हो रही है? बारिश हो रही है। बाकी क्षेत्र कैसा है? बाकी क्षेत्र समांतर होने के कारण सूखा। आगे जाकर के ये पवने कहां टकराएंगी? ये आगे जाकर के पवने टकराएंगी हिमालय पर। कहां टकराएंगी? हिमालय पर। वर्षा कहां करेंगी? हिमालय पर। बात समझ में आएगी? इसका मतलब अरावली का जो अरब सागर वाला मानसून है वो समांतर है। अगर केवल अवरोध में है तो कौन सा वाला पार्ट है? माउंट आबू सिरोही वाला पार्ट। इसीलिए अपन पढ़ते हैं कोई स्थान जहां सर्वाधिक वर्षा है वो कहां है? माउंट आबू सिरोही। अभी इसी के संदर्भ में दूसरा अपन देखें बंगाल की खाड़ी को लेकर के। ये है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी की ये आई पवने। अब बंगाल की खाड़ी की पवनों के अरावली की दिशा के संदर्भ में क्या है? ये क्या है सर? अवरोध के रूप में है। अवरोध के रूप में कहूं या समांतर, ये सॉरी लंबवत कहूं, क्या है?
लंबवत। और अब क्या होगी, अपने पढ़ा पवने आएंगी, पवनों को क्या चाहिए, अवरोध चाहिए। अवरोध करते ही क्या होगा, ऊपर उठेंगी, ऊपर उठकर क्या होगा, ठंडी होगी, ठंडी होकर के क्या होगी, बारिश होगी। सेम इसीलिए अपन पढ़ते हैं कि जब अरब सागर का मानसून आता है तब तो चला जाता है समांतर, कोई बारिश नहीं करके जा रहा। लेकिन जब बंगाल की खाड़ी का मानसून आ रहा है, कौन सा, बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी का, और बंगाल की खाड़ी का मानसून आ रहा है, अरावली क्या है, अवरोध के रूप में। अरावली से टकराएगा, यहीं टकरा करके वर्षा करेगा। इसीलिए अपन पढ़ते हैं अगर कोई क्षेत्र जहां राजस्थान में वर्षा हो रही है वो कौन सा, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। अब इसी अरावली के संदर्भ में बात करें अरब सागर की, ये वाला भाग है पश्चिमी रेतीला मैदान। क्या है, पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान। अरब सागर की शाखा इधर से आई, कहां टकराई, अरावली पे। अरावली पे टकराने के बाद में ऊपर उठी और वर्षा की कहां, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में। ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र यहां का यहां माने, तो ये क्या होगा, आगे क्या है, हवाएं नमी खत्म कर लेंगी। नमी खत्म करने के बाद में क्या होगा, हवाएं क्या रहेंगी, शुष्क। पश्चिमी रेतीले मैदान में बंगाल की खाड़ी की शाखा की कौन सी हवाएं जाती हैं, केवल शुष्क। केवल शुष्क जाने के कारण ये पाया जाता है छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र कौन से वाले भाग का, इस बंगाल की खाड़ी वाले भाग का। और अरब सागर से क्यों नहीं हो रही थी, समांतर होने के कारण नहीं हो रही थी। ठीक है, आगे चले, अगला कारक, अगला कारक अपन चर्चा कर ले, धरातल की प्रकृति या स्वरूप। धरातल की प्रकृति या स्वरूप। धरातल की प्रकृति स्वरूप में अपन बातें करें कि धरातल की वहां की प्रकृति कैसी है, वहां का स्वरूप कैसा है, वहां का रंग कैसा है, वहां का आवरण कैसा है। ये चारों बातें अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। नंबर एक बात कर ले, वहां की मृदा के रूप में, मृदा के रूप में। नंबर दो अपन बातें कर सकते हैं वहां के आवरण के रूप में। नंबर तीन अपन बातें कर सकते हैं रंग के रूप में। ठीक है, मृदा के रूप में बातें करें, जिन क्षेत्रों में रेतीली मृदा पाई जाएगी, जिन क्षेत्रों में रेतीली मृदा पाई जाएगी उन क्षेत्रों में क्या होगा, रेतीली मृदा प्रकृति की कैसी है, रेतीली मृदा की प्रकृति है जितनी जल्दी तापमान को ग्रहण करेगी उतनी जल्दी तापमान कम होगा। तो इसीलिए अपन पढ़ते हैं जैसलमेर का जो रेतीला मैदान है दिन में सर्वाधिक तपन महसूस करता है और रात में सर्वाधिक ठंडा हो जाता है। नंबर दो बात करें आवरण की, आवरण के रूप में देखें कि वन कितने क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, वन क्षेत्र। जहां वन क्षेत्र ज्यादा होंगे तो तापमान कम पाया जाएगा, वन क्षेत्र ज्यादा का मतलब तापमान कम पाया जाना, उनका आवरण क्या है, वनों का। बात करें रंग को लेकर के, रंग को लेकर के अपन पढ़ते हैं एल्बिडो। एल्बिडो का तात्पर्य है जितना भाग तापमान का आ रहा है पृथ्वी का कितने तापमान को वापस लौटाएगा, वो क्या है, एल्बिडो। एल्बिडो और रंग का क्या संबंध है, रंग का संबंध ये है तापमान, रंग के रूप में परावर्तन। जैसे काला रंग रहेगा सूर्य की किरणों का सर्वाधिक अवशोषण करेगा, काला रंग सर्वाधिक अवशोषण। इसी के बाद में बात करें सफेद रंग, सबसे कम अवशोषण करता है, सबसे कम अवशोषण। ठीक है, बात समझ में आएगी। इसीलिए अपन स्कूलों के ड्रेस में देखते हैं बच्चों की अधिकांशतः आप शर्टें देखेंगे स्कूलों में कॉलेजों में किस कलर की पाई जाती हैं, सफेद कलर की। उन सफेद कलर का कारण यही है कि पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें आ रही है उनका अवशोषण कम से कम किया जाए ताकि तापमान कम से कम रहे। और काले रंग का तात्पर्य सर्वाधिक तापमान। एल्बिडो में पढ़ते हैं कि सफेद जो बर्फीले क्षेत्रों हैं उनका तापमान कैसा पाया जाता है, सबसे कम। ठीक है,
आगे की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। बाकी आपको सुनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आप चैनल को और क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को और भी फायदा मिल सके। धन्यवाद।